प्रोफेशनल टैक्स एक स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, ये भी जैसे लेबर वेलफेयर फंड था, ये भी पूरे भारत में लागू नहीं है, कुछ स्टेट में ये लागू है, कुछ में नहीं है। ठीक है, पहले हम प्रोफेशनल टैक्स को समझते हैं कि होता क्या है। प्रोफेशनल टैक्स इज अ टैक्स दैट इज levied by the state government on all individuals who earn a living through any medium. ठीक है, this should not be confused with the definition of the professional that indicate people such as doctor, lawyer, CA, चार्टर्ड अकाउंट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोफेशनल का मतलब है सिर्फ डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंट। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो अर्निंग कर रहा है, एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा कमा रहा है, वो इसके दायरे में आएगा। क्लियर है? चाहे वो अपनी दुकान लेके बैठा हुआ है, चाहे अपना कंपनी लेके बैठा हुआ है, चाहे किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, कोई भी एनी पर्सन। ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर हुई आपको प्रोफेशनल टैक्स? ठीक है, अब यहां पर एक बंदे से कंपनी या फिर सरकार कितना प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट कर सकती है? तो मैक्सिमम 2500 रुपए पूरे साल में डिडक्ट किया जा सकता है एज ए प्रोफेशनल टैक्स। तो 2500 रुपए क्या एक सीलिंग पॉइंट है, इससे ज्यादा प्रोफेशनल टैक्स किसी भी इंप्लॉय से आप डिडक्ट नहीं कर सकते। या एज ए इंडिविजुअल अगर आप अर्निंग कर रहे हो तो अभी आप मैक्सिमम पूरे साल का 2500 रुपए ही जमा करोगे, चाहे आप किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो। ठीक है, जिस स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स लागू है। अब यहां पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 276 के तहत ये अधिकार दिया गया है राज्यों को कि वो अपने राज्य में क्या लगा सकते हैं, प्रोफेशनल टैक्स लगा सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन 276 के मतलब आर्टिकल 276 के अकॉर्डिंग देयर शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड अ टैक्स ऑन प्रोफेशनल ट्रेड calling and employment in accordance with the provision of this act. Every person engaged in any professional trade callings or employment and falling under one or other of the classes mentioned in the schedule, second column of the schedule, shall be liable to pay the state government tax at the rate mentioned against the class of such person in the third column of the said schedule, provided that entry 23 in the schedule shall apply only to such classes of persons as may be specified by the state government by notification from time to time. तो ये आर्टिकल 276 ने अथॉरिटी दी है गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो चाहे तो ये टैक्स लगा सकती है अपनी स्टेट में। अब प्रोफेशनल टैक्स एक मोटा मोटा तो आपको समझ में आ गया कि स्टेट गवर्नमेंट के जरिए लगाया जाता है। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट का ये टैक्स है, इट हैज टू बी कंपल्सरी पेड बाय एवरी मेंबर ऑफ द स्टाफ एम्प्लॉयड इन प्राइवेट कंपनी एंड इट इज डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर एवरी मंथ एंड सेंड टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और एनी अदर अथॉरिटी विच असाइन बाय द गवर्नमेंट टू कलेक्ट द टैक्स। ओके, anyone earning income from salary, anyone participating professions such as chartered accountant, company secretary, lawyer, doctor, etc. are required to pay the professional tax. Different states have different rates and method of collection. In India, professional tax is imposed at the state level. However, not all states impose this tax. Business owner, working individually, merchant, and people carrying out various occupations come under this tax. It is mandatory to pay professional tax. The taxpayer is eligible for income tax deduction for the payment. So he will also get the tax rebate on the submitted amount as a प्रोफेशनल टैक्स। तो जिसने भी प्रोफेशनल टैक्स जमा किया है, जितना भी अमाउंट जमा किया है, उतनी ही अमाउंट की उसको इनकम टैक्स में क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। क्योंकि दो बार एक बंदे से आप टैक्स नहीं ले सकते ना अर्निंग पे। तो एक तो वो अर्निंग पे अपना प्रोफेशनल टैक्स भी जमा कर रहा है, उसी अर्निंग पे फिर उसका इनकम टैक्स भी काट रहे हो, तो डबल टैक्स हो जाएगा। तो जितना उसने प्रोफेशनल टैक्स जमा किया है और जितना उसका इनकम टैक्स बन रहा है, मान लो इनकम टैक्स बन रहा है उसका 10,000, प्रोफेशनल टैक्स जमा कर दिया उसने 2500 रुपए, तो क्या होगा, 10,000 में से 2500 रुपए कट हो जाएंगे, बाकी बचे हुए अमाउंट यानी 7,500 रुपए वो एज ए इनकम टैक्स जमा करेगा। क्लियर है चीज? ठीक है। सो द सीलिंग पॉइंट आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू कि 2500 रुपीज जो है एज ए सीलिंग पॉइंट होता है इसमें, और इससे ज्यादा कोई भी स्टेट या कोई भी इंडिविजुअल जमा नहीं करेगा। ठीक है। वाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पीपल, तो ये डिपेंड करेगा सैलरी पर भी। जिसकी सैलरी ज्यादा होगी उसका 2500 रुपए होगा, जिसकी सैलरी कम होगी तो उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेटली जो है उसका टैक्स कम जाएगा 2500 से। ठीक है, वो आगे देखेंगे कितना होता है। हु कलेक्ट प्रोफेशनल टैक्स, तो कंपनी कलेक्ट करती है एम्प्लॉय की सैलरी में से एंड देन सबमिट करती है गवर्नमेंट के पास।
Who is responsible for the deduction of the professional tax? The company will be responsible to deduct for the deduction. And how to register for professional tax? तो जैसे ही कंपनी में ये एप्लीकेबल हो जाएगा टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, तो विद इन 30 डेज में कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना होता है, सर्टिफिकेट लेना होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कि भाई हाँ हमारी कंपनी पे प्रोफेशनल टैक्स लागू हो गया है और हमने इसका रजिस्ट्रेशन करा लिया है, ताकि अब जो है एम्प्लॉय का टैक्स काट कर वो सबमिट कर सकें, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिडक्शन कंपनी की है, डिपॉजिट ऑफ द अमाउंट डिडक्टेड वो भी कंपनी जमा करेगी। अब यहाँ पर कुछ स्टेट में मंथली होता है, कुछ स्टेट में हाफ ईयरली होता है, कुछ स्टेट में एनुअली होता है, डिपेंड करेगा स्टेट टू स्टेट, ठीक है। कुछ स्टेट में ये भी होता है कि भाई एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है कि भाई अगर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो आपका जो है if an employer has more than 20 employees, he is required to make payment within 15 days from the end of the month. However, if the employer has less than 20 employees, he is required to pay the quarterly. तो ये डिपेंड करेगा स्टेट टू स्टेट। पेनल्टी भी लगती है यहाँ पर, डिले इन ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अ पेनल्टी ऑफ ₹5 पर मंथ इम्पोज्ड ऑन द कंपनी। एंड इन केस ऑफ द नॉन और लेट पेमेंट तो 10% का यहाँ पे क्या लग जाता है, पेनल्टी लग जाती है। और इन केस ऑफ द लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो अगर पहला रिटर्न आपका जो है वो डिले हो गया है तो ₹1000 की पेनल्टी लगेगी, और दूसरा महीना भी आ गया है तो फिर 2000 की हो जाएगी, ठीक है। तो बड़ी मतलब यहाँ पे हैवी पेनल्टी लगती है। आपको देखने में लग रहा होगा ₹5 पर डे, बट ये लॉन्ग टर्म में जो है ये बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, क्योंकि एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। अगर किसी ने 2 साल डिले कर दिया, 5 साल डिले कर दिया, तो यही देखने में जो ₹5 पर डे का हिसाब लग रहा है बहुत लंबा अमाउंट बनता है, ठीक है। क्योंकि कई बार कंपनियां होती हैं जमा नहीं करती हैं, भूल जाती हैं, 1-1 साल 2-2 साल तक जमा नहीं है, फिर जब नोटिस आता है ना उनके हाथ में, तो जितना उनका अमाउंट बन रहा होता है ना उससे दुगना नोटिस आ जाता है उनके पास। अभी मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा आपको इसका, प्रोफेशनल टैक्स का। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं प्रोफेशनल टैक्स का। तो देखो ये एक नोटिस है जो प्रोफेशनल टैक्स की तरफ से जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी की तरफ से कंपनी को दिया गया है। तो देखो यहाँ पर ये आया है सेक्शन 7 अंडर सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग, ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में है ये, फॉर्म 4A के अकॉर्डिंग आया। प्रोफेशनल टैक्स का अमाउंट कितना पेबल था उसका, 1,25,000 रुपए, ठीक है। उस पर इंटरेस्ट कितना लग गया, 1,68,000, जो कि 1,25,000 से भी बहुत ज्यादा है। पेनल्टी लगी ₹5 पर डे के हिसाब से 1,825 रुपए, ठीक है। और पेनल्टी अंडर सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग आ गया 10% का, मैंने बताया था डिले अगर आप करते हो तो 10% की पेनल्टी लगती है। तो 1,25,000 का 10% बना 12,500, ठीक है। और अदर जो कॉन्ट्रावेंशन है उस पर 5,000 की पेनल्टी लगी। टोटल ये सब ऐड किया तो 3,13,075 रुपए बना, जबकि उसका मात्र अमाउंट था 1,25,000 रुपए। तो अगर कंपनी टाइम पे पैसा जमा नहीं करती है, डिले करती है, तो हैवी पेनल्टी लग सकती है उस पर, समझ रहे हो। अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि भाई कैलकुलेशन कैसे हुई है इसकी पेनल्टी की। तो जैसा कि आपको पता है कि भाई इसने 1 अप्रैल 2009 से लेकर 31 मार्च 2010 तक पैसा ही जमा नहीं किया, ठीक है। और उसकी लाइबिलिटी बननी थी 1,25,000। अब इंटरेस्ट रेट होता है इसका 1.25%, ठीक है। और पर मंथ का आपका जो बनेगा इंटरेस्ट, जो ये अमाउंट दे रखा है 1,25,000 में जब 1.25 की मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना बन जाएगा, इतना बन जाएगा, ठीक है, 1,562 रुपए, ठीक है। तो अब महीने कितने हो गए, तो आप देख लीजिए इस डेट से लेकर इस डेट तक कितने महीने हो गए। तो 108 महीने बैठते हैं इस डेट से लेकर इस डेट तक, ठीक है। यानी 1 अप्रैल 2009 से लेकर 31 मार्च 2010 तक 108 मंथ बैठते हैं टोटल, ठीक है। तो अब एक महीने का इतना अमाउंट बन रहा है, तो 108 महीने का कितना बनेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना आ गया, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। जैसा कि हमें पता है पेनल्टी में कि भाई ₹5 पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगती है अगर डिले होते, फेलियर ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड एनरोलमेंट। ना तो इसने रजिस्ट्रेशन कराया और ना ही पेमेंट जमा करा, तो रजिस्ट्रेशन की पेनल्टी है ₹5 पर डे। अब इसको हो गए 5 साल, एक साल में होते 365 दिन, ऐसे ही होता है ना। तो 5 साल में कितना होगा भाई, 365 को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, तो आ गया 1,825 रुपए। 1,825 रुपए तो ये रजिस्ट्रेशन की पेनल्टी हो गई।
ये 5 साल तक जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, 5 रुपये पर डे के हिसाब से। अब पेमेंट जमा नहीं किया, डिले कर दिया, नॉन पेमेंट पे 10% की पेनल्टी लगती है। तो इसका अमाउंट था 1,25,000, तो 1,25,000 का 10% कितना हुआ, 12,500, ठीक। और 5,000 की अदर ऑफेंस से पेनल्टी लग गई। तो ये पेनल्टी वाले अमाउंट क्या है, एक तो यह है 1,68,750 प्लस ये तीनों, इनका टोटल आया 19,325। तो इस अमाउंट को और इस अमाउंट को ऐड करना है, साथ के साथ ये अमाउंट जो बन रहा था, जो उसको पे करना था, पेबल अमाउंट था, वो था 1,25,000। तो 1, 2 और ये तीनों अमाउंट आप टोटल कीजिए ABC, तो ये आया 3,13,075, ठीक है, इतना आया। तो ये मैंने आपको यहाँ पे नोटिस भी यहाँ पे शेयर कर दिया ये देखने के लिए, और रिटर्न भी मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया कि रिटर्न कब होता है, कैसे होता है, ईयरली किस कंडीशन में होगा, हाफ ईयरली किस कंडीशन में होगा, मंथली किस कंडीशन में होगा, ठीक है। तो अगर टैक्स लाइबिलिटी इज इक्वल टू और मोर देन 1 लाख है तो मंथली करना है, और अगर टैक्स लाइबिलिटी इज लेस देन 1 लाख है तो ईयरली होगा, ठीक है। बट ये जो नई ऑर्गेनाइजेशन है उनको छूट नहीं है वाली ईयरली वाली, ठीक है, ये महाराष्ट्र की बात हो रही है। तो मैं ये आपको शेयर कर देता हूँ, तो एक आपको आइडिया रहेगा पेनल्टी का, कैलकुलेशंस का। दिल्ली पर प्रोफेशनल टैक्स लागू है, बट दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको इम्पोज नहीं किया है, ठीक है। तो ये मैंने आप हाँ ये लीजिए, एक सेकंड रुकिए। हाँ ओके, एक सेकंड 2009 से 2010 दे रखा है, 31 मार्च 2018 है, सॉरी वो 10 नहीं है, 18 है। क्या चीज? 2009 से ओके ओके ओके, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, इसका मैं वो देख लेता हूँ कि यहाँ पर कब से कब तक का इसका है। अच्छा यहाँ पर टाइम नहीं दे रखा, 108 महीने मतलब 108 डिवाइडेड बाई 12 कितना बन रहा है, 9 साल, 9 साल का है, हाँ 9 साल का है। लेकिन पहले 1 साल का 2018 माइनस 2009 कितना बन रहा है, हाँ 9 साल, ठीक है। 2009 से लेकर 2018 तक के 108 ही महीने बन रहे हैं। वैसे निकालने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपको निकालना है कि इस डेट से इस डेट तक कितने महीने बन रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, आप दोनों डेटों को लिखिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख देते हैं हम 1 अप्रैल 2009, और दूसरे उसमें कॉलम में लिख देते हैं 1 अप्रैल 31 मार्च 2018, इस तरह से, ठीक है। ये डेट लिख दी हमने। अब हमें करना क्या है, इनका दोनों का वो निकालना है कि भाई कितना अमाउंट वो बन रहा है, कितने साल महीने बन रहे हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ इस तरह से, और एक फॉर्मूला लगाता हूँ डेटेड इफ। डेटेड इफ में स्टार्टिंग डेट कॉमा लास्ट डेट और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में m लिख दो बस, तो जितने भी महीने होंगे वो बता देगा। देखो 107 बता रहा है, ठीक है। अब 107 बता रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका महीने के बाद कुछ अमाउंट बच रहा होगा, ठीक है, तो उसको भी महीना मान लिएगा। अगर 15 दिन से ज्यादा होता है तो उसको 1 महीना मान लेते हैं, ठीक है। एक देख लेते हैं कितने दिन बच रहे हैं महीने के बाद। तो डेटेड इफ स्टार्टिंग डेट कॉमा एंड डेट और कॉमा डी, MD आएगा, सॉरी यहाँ पर तो महीने के बाद के बचे हुए दिन आ जाएंगे आप। तो महीने के बाद के बचे हुए 30 दिन दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 30 दिन का मतलब है 31 का महीना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा इसे हमें महीना मानना पड़ेगा, तो इसलिए 108 महीने माने, ठीक है, इसलिए 108। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें
अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है पीटीईसी और एक होता है पीटीआरसी। अब ये क्या है पीटीईसी और पीटीआरसी? तो पीटीईसी का मतलब है प्रोफेशनल टैक्स एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, और पीटीआरसी का मतलब है प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब पहले इसको समझ लेते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। अगर आप कंपनी हो और आपको अपने एम्प्लॉयज का प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट करना है, तो आपको क्या कराना होगा, पीटीआरसी कराना होगा, यानी पहले अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तब आप जो है एम्प्लॉय का डिडक्ट करोगे टैक्स। क्लियर है चीज? दूसरी चीज, आप कंपनी हो, आप अपना भी तो पे करोगे प्रोफेशनल टैक्स, समझ रहे हो? उसके लिए आपको कराना पड़ेगा पीटीईसी, जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल टैक्स एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। ये किन के लिए होता है? ये कंपनी के लिए होता है, साथ के साथ ये हर उस इंडिविजुअल के लिए होता है जो अर्निंग कर रहा है, जो कंपनी में काम नहीं कर रहा है, जैसे डॉक्टर, उसका खुद का क्लिनिक है, जैसे लॉयर, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी कंसल्टेंट है, फ्रीलांस जॉब कर रहा है, ठीक है, कुछ भी अपना लेके बैठा हुआ है, ऐसे सभी व्यक्ति को प्रोफेशनल टैक्स जमा करने के लिए अपना क्या कराना होता है, एनरोलमेंट कराना होता है, ठीक है। साथ के साथ कंपनी को भी अपना एनरोलमेंट कराना होता है। तो अब ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, रजिस्ट्रेशन कंपनी के लिए होता है और एनरोलमेंट हर उस व्यक्ति के लिए होता है जो अर्निंग कर रहा है, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो इंडिविजुअल हो। तो यानी रजिस्ट्रेशन तो आपको कराना ही पड़ेगा, ठीक है। एम्प्लॉय के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं है, एम्प्लॉय का तो टैक्स कौन काटता है, कंपनी काट लेती है उसके बिहाफ पर अपने रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया कि प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन में क्या और एनरोलमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब कॉमन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म हो गया, सेल्फ अटेस्ट कॉपी होगी पैन कार्ड की, प्रूफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ बिजनेस, प्रूफ ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द पार्टनर, डायरेक्टर और प्रोपराइटर, जो भी है, इन केस प्रोपराइटर तो प्रोपराइटर के आ जाएंगे, डायरेक्टर है तो डायरेक्टर के आ जाएंगे। प्रूफ ऑफ द प्लेस ऑफ द बिजनेस, एड्रेस प्रूफ हो गया, कैंसिल चेक हो गया और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का सर्टिफिकेट हो गया। तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ये FAQ है, तो आप इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, पूरा हमने ये एक्ट इसमें कवर कर ही लिया है। साथ के साथ अब हम देखते हैं स्टेट टू स्टेट किस तरह से डिफरेंट रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है और इनकी पीरियडिसिटी डिफरेंट कैसे होती है। जैसे आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश में 15,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, जीरो। 15,000 से लेकर जिसकी सैलरी 20,000 तक है उसके लिए कितना टैक्स, 150 रुपए, और जिनकी 20,000 से ज्यादा उनके लिए 200 रुपए, और हर महीने कटता है 200 रुपए, ठीक है। आसाम के लिए 10,000 तक कोई टैक्स नहीं है, 10,000 से लेकर 15,000 तक 150, 15,000 से 25,000 तक 180 और 25,000 से ऊपर 208 रुपए। तो देखो आंध्र प्रदेश में और असम में डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको, यही डिफरेंस आपको हर स्टेट में दिखाई देगा। जैसे चेन्नई का देख लेते हैं, तो चेन्नई का ये इस तरह का है, गुजरात का ये है, 6,000 तक कोई टैक्स नहीं है, 6,000 से 9,000 तक 80 रुपए, 9,000 से 12,000 तक 150, 12,000 से ऊपर 200 रुपए। इसी तरह से और स्टेट देख लेते हैं हम, तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, 15,000 तक कोई टैक्स नहीं है। महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में 2 बार बाइफरगेट कर रखा है, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, कि भाई मेल के लिए 7500 से लेकर 10,000 तक 175, उससे नीचे कुछ नहीं, और 10,000 से ऊपर 200 रुपए, और फरवरी में 300 रुपए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ स्टेट ने फरवरी में भी दे रखा है, इसने फरवरी में 212 रुपए दे रखा है, नॉर्मल 208 रुपए काट रहा है, लेकिन फरवरी में 212 रुपए काट रहा है। इसी तरह से फीमेल के लिए यहाँ पे 10,000 तक कोई टैक्स नहीं है, 10,000 से ऊपर 200 रुपए महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट रेट है, उसकी सैलरी पे डिपेंड करेगा एम्प्लॉय की कितना टैक्स कटेगा। तो बस आपको करना क्या है, ये चार्ट आपके सामने होना चाहिए, जिस स्टेट में आप काम कर रहे हो बस ये देख लो कि उस स्टेट में रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या है और उसी के मुताबिक आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। तो ये वो स्टेट है जहां पर ये एक्ट लागू नहीं होता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, गोवा, हरियाणा। दिल्ली में वैसे है लागू, बट दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको एप्लीकेबल नहीं किया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश। एक मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, उससे थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। ये दिखाई दे रहा है आपको इंडिया का मैप, इसमें जो ये डार्क एरिया दिखाई दे रहा है, डार्क ब्लू, ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका जो है प्रोफेशनल टैक्स लागू है, ठीक है, इन सभी क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ देखो छोटा सा गोवा दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे लागू नहीं है, ठीक है, बाकी ऊपर के इस हिस्से में लागू नहीं है। क्लियर है? तो एक मोटा मोटा आपको अंदाजा हो गया कि प्रोफेशनल टैक्स कहां पे लगता है, कहां पे नहीं लगता भारत में। तो ये भी मैं आपको शेयर कर देता हूं। अब हम कैलकुलेशन वाला पार्ट देखते हैं।
तो यहाँ पे मैंने 3-4 राज्यों के दे रखे हैं, जैसे आपका यहाँ पर हम पहले देखते हैं मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का आपको पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि उसका स्लैब क्या है। तो मध्य प्रदेश का स्लैब है कि 15,000 तक कोई टैक्स नहीं है, और 15,000 से ऊपर कितने रुपए, 208 रुपए। सीधा इफ का फॉर्मूला लगाइए कि भाई ये सैलरी अगर 15,000 से ज्यादा है तो 208, वरना क्या आना चाहिए, 0। इफ का सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप क्या करोगे, अब देखो यहाँ पर पहला महीना माना जाता है प्रोफेशनल टैक्स में मार्च का, बाकी सब जगह अप्रैल होता है पहला महीना फाइनेंशियल, लेकिन प्रोफेशनल टैक्स में मार्च का पहला महीना होता है, लास्ट महीना होता है फरवरी का। ये याद रहेगा आपको, ठीक है। तो मार्च से स्टार्ट करेंगे आप। तो मार्च में आपने कैलकुलेट किया, फिर अप्रैल का, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, ठीक है। और इस तरह से आपने कैलकुलेट कर दिया। फरवरी वाले महीने में बस आपको ये चेक कर लेना है कि उस महीने में कोई पर्टिकुलर अमाउंट तो कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। जैसे हमने देखा था महाराष्ट्र के केस में फरवरी में 300 रुपए हो रहे थे, नॉर्मल 200 रुपए हो रहे थे, और सिर्फ फरवरी वाले महीने में 300 रुपए हो रहे थे। तो देखो यहाँ पर भी नॉर्मल कितने रुपए हो रहे हैं, लेकिन फरवरी में कितना हो रहे हैं, क्लियर है चीज। और फिर इन सबका टोटल करेंगे तो देखो कितना बना, 2500। ऐसा इसलिए किया जाता है लास्ट वाले महीने में क्योंकि सीलिंग पॉइंट है 2500 रुपए, तो पूरा अमाउंट आ जाए 2500 रुपए, इसीलिए लास्ट वाले मंथ में एक्स्ट्रा अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब हम असम का देख लेते हैं। असम में कितना है भाई, 15,000। यहां पे पहले स्लैब देख लेते हैं कितना है। 10,000 तक कोई टैक्स नहीं, 10,000 से 15,000 पे 150 रुपए, 15,000 से 25,000 पे 180 रुपए, और 25,000 से ऊपर कितना है, 208 रुपए। तो बस आपको वही करना है। पहले आपने क्या करा है, यहाँ पे देखो मार्च का कैलकुलेट किया, फिर अप्रैल, मई, जून, और लास्ट में जाके आपको क्या करना है, फरवरी तक कैलकुलेट करना है। ये मैंने आपको दे दिया टास्क, ठीक है। एक महीने का मैंने कैलकुलेट करके फॉर्मूला भी देखो यहाँ पे लगा दिया है। इसी फॉर्मूले को देख लेना, समझ लेना कि भाई अगर 25,000 से ज्यादा है तो 208, 15,000 से ज्यादा तो 180, 10,000 से ज्यादा तो 150, वरना 0। बड़े से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश का देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का स्लैब क्या है कि भाई 15,000 तक कोई टैक्स नहीं, 15,000 से 20,000 तक 150, 20,000 से ऊपर कितना, 200 रुपए। तो बस वही आपको इफ का फॉर्मूला लगाना है कि 20,000 से ज्यादा है तो 200, 15,000 से ज्यादा तो 150, वरना 0। और पूरे साल का कैलकुलेट करना है आपको। अब जैसे एक एम्प्लॉय है, ये महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये महाराष्ट्र का है कि भाई ये मेल है, फीमेल, इस तरह से दे रखा है, और ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये सैलरी है उनकी। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोफेशनल टैक्स कैलकुलेट करना है। अब 10,000 से ज्यादा तो कितना जाएगा, 200 रुपए। मेल का 9,000, 7,500 से ज्यादा और 10,000 से कम है तो 175 आ जाएगा। फीमेल का 10,000 से ज्यादा 200 आ जाएगा। फीमेल का 10,000 से कम है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। कैसा फॉर्मूला लगा सकते हो, ऐसा फॉर्मूला लगा सकते हो जैसा फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। यानी फीमेल के लिए पहले कैलकुलेट करोगे, देन फिर मेल के लिए कैलकुलेट करोगे, एंड देन फिर इन दोनों फॉर्मूलों को आपस में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। एक ही फॉर्मूले में आपसे कैलकुलेट हो जाएगा मेल का भी और फीमेल का भी, ठीक है। और जिसका नहीं कैलकुलेट हो रहा है उसके सामने 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पे फीमेल है और 10,000 से कम सैलरी है तो सीधा क्या आ गया, 0। और मैनुअली करना है हाथ से तो आप ऐसे कर लीजिए अलग अलग, और फिर इन दोनों का टोटल कर लीजिए। बट मैनुअली नहीं करना है, आपको क्या करना है, फॉर्मूले से करना है, ठीक है। तो ये मार्च से लेकर आपको कहाँ तक करना है, फरवरी तक। फरवरी में 300 रुपए आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है।